अब रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना के बारे में हम आपको आज से बताना शुरू करते हैं। 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था। वाटरलू के युद्ध में बेचारा हार गया और हार करके वह आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण किया तो उसे बंदी बना लिया गया, और बंदी बना करके ना उसे राजमहल या फिर किसी जेल में नहीं रखा गया, बल्कि उसे एक टापू पर भेज दिया गया। और उस टापू का नाम था सेंट हेलेना। क्या नाम था? सेंट हेलेना नामक एक टापू था। यहां पर कहीं लिखा हुआ होगा, देख लीजिए, इधर है ना, सेंट हेलेना, ध्यान रखिएगा। सेंट हेलेना नामक एक टापू था, सेंट हो गया और हेलेना, तो उसे सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया था, जहां पर उसे लगता है कि 6 बरस तक वह बचा था और 6 बरस के बाद वह मर गया। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब नेपोलियन मर गया तो पुनः फिर कैसे वहां पर राजा आया। समझ गए ना? फिर से वही रूढ़िवाद आ गया, निरंकुशवादी राजा फिर से आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, निरंकुशवादी, जो अपनी सिर्फ भलाई करे, जनता की भलाई ना करे। प्रयोगवादी भी उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाटरलू का युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी दे देते हैं कि जो वाटरलू का युद्ध हुआ वह किसके किसके बीच में हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था वह 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। 18 जून 1815 ईस्वी के दिन वाटरलू का युद्ध लड़ा था। आपको हम कल बता रहे थे ना कि नेपोलियन जब फ्रांस को विकास करने लगा, समझ गए ना, नेपोलियन जब फ्रांस में बढ़िया बढ़िया काम करने लगा तो अगल बगल के जितने सारे भी इलाके थे, जितने सारे भी छोटे मोटे देश थे ना, सबके जनता को नेपोलियन बहुत अच्छा लगने लगा। सबको लगा कि नेपोलियन बहुत बढ़िया राजा है, नेपोलियन एकदम बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है, नेपोलियन जैसा राजा सब जगह पर होना चाहिए। अब नेपोलियन को हो जाता है यहां पर घमंड। नेपोलियन को एक घमंड हो गया ना कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम लगता है कि भगवान के द्वारा भेजा गया स्पेशल दूत हैं जो कि दुनिया को सुधारने के लिए हमारा जन्म हुआ है। समझ गए ना? नेपोलियन को ऐसा लगने लगा कि दुनिया को सुधारने के लिए हमारा क्या हुआ है? उत्पत्ति हुआ है। और वह क्या सोचा कि सिर्फ फ्रांस का ही क्यों, अगल बगल के जितने सारे भी इलाके हैं सबको हम क्या करेंगे? विकसित करेंगे, सबका हम विकास करेंगे। समझ गए? तो यह फ्रांस हो गया। इस फ्रांस के अंदर में तो ढेर सारे राज्य थे, तो इसका तो विकास कर ही रहा था नेपोलियन। फ्रांस के बाहर में जो छोटे छोटे राज्य थे ना, उसका भी विकास करने के उद्देश्य से क्या किया? या छोटे छोटे राज्यों पर जो पहले से राजा राज्य कर रहे थे उन पर आक्रमण किया, आक्रमण करके उस जगह को हथियाया और हथिया करके ना उसको विकास करना चाहा। समझ गए? अब धीरे धीरे सब जगह छोटे छोटे राज्यों को यह हथियाने लगा, छोटे छोटे देशों को हथियाने लगा, अपने से कमजोर देशों को हथियाने लगा, और यह क्या करने लगा? साम्राज्य विस्तार करने लगा। अब वहीं करते करते वह कहां पहुंच जाता है? रूस पहुंच जाता है। समझ गए? अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो फिर आप इस तरीके से समझिए कि अगर फ्रांस है, देख लीजिए आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, यह जो फ्रांस है, यहां का राजा कौन है? अभी नेपोलियन है। समझ गए ना? यहाँ का राजा कौन है? नेपोलियन। अगल बगल वाले जितने सारे भी इलाके हैं सब पर यह कब्जा कर लेता है, सब पर यह कब्जा कर लेता है, और बाद में कब्जा करने के उद्देश्य से कहां पहुंचता है? रूस पहुंचता है। ठीक है ना? बाद में नेपोलियन कब्जा करने के उद्देश्य से कहां पहुंचता है? नेपोलियन। समझ गए? बाद में नेपोलियन कब्जा करने के बाद में नेपोलियन कब्जा करने के उद्देश्य से कहां पहुंचता है? रूस पहुंचता है। रूस में आकर के इसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। रूस में जब लड़ाई शुरू हुआ तो वह वाटरलू के मैदान में हुआ। समझ गए ना? वाटरलू का युद्ध क्या है? यह परीक्षा में पूछता है। समझ गए? तो यहां पर एक जगह का नाम है वाटरलू, बहुत बड़ा मैदान है। तो वाटरलू के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। अब जब वाटरलू के मैदान में युद्ध शुरू हुआ तब रूस अकेले नहीं था। अब रूस की सहायता के लिए इधर से कौन कौन आ गया? प्रसा आ गया। समझ गए? इधर से ऑस्ट्रिया आ गया, ऑस्ट्रिया आ गया, ठीक है ना? इधर से कौन आ गया? ऑस्ट्रिया आ गया, ठीक है। इसके अलावा और कौन आ गया भाई? ब्रिटेन आ गया, ब्रिटेन आ गया। इसके अलावा और कौन आ गया? हंगरी आ गया। यानी कि रूस का सहायता सब मिल करके सब लोग करने लगा। समझ गए ना? अब बेचारा सब इधर मिल गया और इधर नेपोलियन अकेले ही हार गया। समझ गए? ये क्या हो गया? हार गया। तो देखिए यहां पर लिखा गया है भी कि वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 ईस्वी में लड़ा गया था। नेपोलियन का यह सबसे अंतिम युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में हार गया, उसे बंदी बना लिया गया। ठीक है? नेपोलियन का यह सबसे अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ कौन था? फ्रांस अकेले था, फ्रांस की तरफ से वही नेपोलियन लड़ रहा था। उसके बाद दूसरी तरफ कौन था? तो ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। यह सबकी सेना थी। समझ गए ना? एक तरफ से पूरा एकदम मित्र राष्ट्र पूरा एकदम लड़ गया और एक तरफ से फ्रांस अकेले था, एक तरफ से फ्रांस अकेले नेपोलियन लड़ रहा था। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब नेपोलियन देखा कि अब हम इस युद्ध में हार गए हैं
तो दोनों हाथ उठा लिया, चल गया फ्रांस उसके पास, रूस के पास, कहा कि देखो भाई हम आत्मसमर्पण करते हैं, हम इस युद्ध को हम हार चुके हैं। समझ गए, आत्मसमर्पण कर दिया। और जब आत्मसमर्पण कर दिया तब उसे क्या कर लिया गया, कैदी बना लिया गया, बंदी बना लिया गया। और बंदी बना करके उसे कहां भेज दिया गया, सेंट हेलेना नामक एक टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्षों की आयु में, यानी कि 6 वर्ष के बाद, 1815 में तो वाटरलू का युद्ध हुआ था, बंदी बनाया गया, इसके 6 वर्ष के बाद यानी कि 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ गए, 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां तक तो हो गया पुराना खेल, जो कि लगभग लगभग आप कल भी समझ चुके थे। अब उसके बाद बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोग शेयर करिए। लगभग 80 बच्चे घट रहे हैं 1000 होने में। जल्दी से जल्दी बच्चों आप लोग ना शेयर कर दीजिए, और इन 1000 के जो आंकड़ा है ना उसको पार करिए जल्दी से। और लाइक भी जल्दी से 1000 पार हो जाना चाहिए, लाइक भी जल्दी से 1000 पार हो जाना चाहिए, और जल्दी जल्दी से। हाँ जी, एप्लीकेशन पर 15 से क्लास शुरू हो जाएगा, 15 अप्रैल से क्लास एप्लीकेशन पर शुरू हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए, बाकी इन सब का नोट्स जो है ना हम एप्लीकेशन पर ही डालेंगे। जो बच्चे कोर्स परचेज किए हैं उनके लिए हम एप्लीकेशन पर ही नोट्स डालेंगे, वहां से जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है कि सर उससे हम प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं, चिंता मत करिए, प्रिंट करने वाला भी फीचर्स बहुत जल्दी आ जाएगा। प्रिंट करने पर होता क्या है ना कि कुछ लोग उसे डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, इसलिए अभी उसमें लॉक लगाया गया है। बाकी आपका डाउनलोड भी होगा, आप उससे प्रिंट भी निकलवा सकते हैं आसानी से। लेकिन पहले आप लोग शेयर करिए, तो जब तक आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं ना पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है। 1000 आंकड़ा पार हो जाएगा, एकदम पढ़ाने में जी जान लगा देंगे, मजा आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर करिए, फटाफट से शेयर करिए। और हम जान रहे हैं कि आपको हिस्ट्री पढ़ाने में मजा आता है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हिस्ट्री हमें बोरिंग सब्जेक्ट लगता था, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं ना तो बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। तो वाटरलू का युद्ध आप लोग समझ गए ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाटरलू का युद्ध क्या है, तो बस यह 5 लाइन लिख देना है, आपका कहानी खत्म हो जाएगा। अब जब नेपोलियन बेचारा मर गया, ठीक है ना, तब यहाँ का राजा था, यहाँ का प्रधानमंत्री था, कहाँ का, ऑस्ट्रिया का, जिसका नाम क्या था, क्या आप लोगों को पता है? ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, क्या आपको पता है? नाम था बच्चों मेटरनिक। क्या नाम था? मेटरनिक। नाम क्या था? मेटरनिक। यह क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। समझ गए ना, क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आप कहिएगा सर चांसलर मतलब क्या होता है? चांसलर मतलब होता है प्रधानमंत्री, समझ गए ना। लेकिन ऑस्ट्रिया में ना प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि चांसलर बोला जाता है। तो मेटरनिक जो था वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था, समझ गए। अब यह सब मिलकर के लड़ रहा था। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। और ये मेटरनिक भी एकदम बिल्कुल वैसा ही आदमी था, कैसा? लुईस सोलहमा के जैसा, उससे भी ज्यादा ही खतरनाक आदमी था, समझ गए ना। लुईस सोलहमा के जैसा ही आदमी था, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक था। मेटरनिक का कहना था कि शासन तो करेंगे लेकिन जनता की भलाई नहीं करेंगे। और फ्रांस पर ही खूब खिसियाल रहता था, चिढ़ल रहता था एकदम। कहता था ना कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है, पूरा यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब कि ना एक समझ वायरस समझ लिया था फ्रांस को, समझ गए। फ्रांस को क्या समझ लिया था? एक वायरस समझ लिया था। मेटरनिक का ही कहना था कि फ्रांस जब छिकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। देखिएगा परीक्षा में पूछा भी है 1-2 बार पहले कि यह कथन किसका है कि फ्रांस जब छिकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह मेटरनिक का ही कथन था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जब नेपोलियन बोनापार्ट मर गया तब ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, इसने कहा कि देखो भाई, नेपोलियन जब तक राजा था वह बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया है, जनता के हित में काम किया है, तो क्यों ना नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने सारे भी अच्छे काम है सबको बर्बाद कर दिया जाए, सबको खत्म कर दिया जाए और पहले जैसा शासन ला दिया जाए जैसे लुईस सोलहमा कर रहा था। तो मेटरनिक क्या प्लान बनाया कि नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने सारे भी सुधार के कार्य हैं, जो नेपोलियन सुधार किया था, सबको हम फिर से बिगाड़ देंगे, समझ गए। तो क्या किया? सबको बिगाड़ने के उद्देश्य से क्या करता है? सबको एक संधि के तहत बुलाता है, यानी कि सबको क्या करता है? संधि के तहत बुलाता है कि आइए भाई बैठ करके समझौता करते हैं। पहले क्या होता था ना कि जो देश हार जाता था युद्ध में उसको बुलाया जाता था और उसको बोला जाता था कि देखिए भाई आप हार गए हैं तो जितना भी हमारा नुकसान हुआ है ना सब भरपाई आप ही करेंगे। तो फ्रांस हार गया था, अब फ्रांस को एकदम दबाव बना रहा था कि जितना भी हमारा बर्बाद हुआ है लड़ने में, युद्ध करने में, सब भरपाई तू ही करेगा।
समझ गए ना। तो अब क्या हुआ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया का राजधानी कहां है, वियना। तो हाँ, जैसे बिहार की राजधानी पटना है ना, भारत की नई दिल्ली हो, वैसे ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो वियना में एक संधि किया जाता है, संधि यानी कि समझौता किया जाता है, समझ गए। वियना में एक संधि किया जाता है, समझौता किया जाता है। उस समझौता का उद्देश्य यही रहता है कि नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने सारे भी सुधार के कार्य हैं सबको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। नेपोलियन के द्वारा जो कानून बनाया गया था उस कानून को खत्म कर दिया जाए। तो इसलिए वियना में एक समझौता हुआ, वियना में एक संधि हुआ 1815 ईस्वी में। कब, जब वाटरलू का युद्ध नेपोलियन हार गया था। 1815 ईस्वी में नेपोलियन हारा था ना, और 1815 ईस्वी में ही क्या हो गया, हाँ, वियना की संधि हुआ, समझ गए। इधर तो नेपोलियन जेल में बंद था, उसको कैदी बना करके सेंट हेलेना पर भेज दिया गया था। इधर 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना में मेटरनिक के द्वारा एक समझौता किया गया, जिसको कहा जाता है वियना की संधि। क्या कहा जाता है, वियना की संधि। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वियना की संधि कब हुई, तो 1815 ईस्वी में, याद रहेगा। वियना की संधि कब हुई, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, 1815 ईस्वी में, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई कि जब यह संधि कहां हो रहा है, ऑस्ट्रिया में हो रहा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हो रहा है, तो इसका अध्यक्षता कौन करेगा, वहां का प्रधानमंत्री करेगा। तो इसलिए ना यह जो संधि हुआ वियना की संधि, इसका अध्यक्षता कौन किया, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ही किया। कौन किया, मेटरनिक ही किया। यहां से दो प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न इसलिए भी पूछा जाता है कि वियना की संधि का नाम वियना ही की संधि क्यों पड़ा, कोई दूसरा काम क्यों नहीं। चूंकि वियना की संधि जो हुई वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुई, इसलिए उसे वियना की संधि कहा जाता है, समझ गए ना। जैसे देखते हैं पानीपत की जो लड़ाई है उसे कहा जाता है ना पानीपत की लड़ाई, चूंकि वह लड़ाई पानीपत में हुआ इसलिए उसको कहा जाता है पानीपत की लड़ाई, समझ गए। तो इसलिए वियना में चूंकि यह समझौता हुआ था, इसलिए इस संधि का नाम पड़ा वियना की संधि। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो वही कर रहा था ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। अगर आपके इतिहास के किताब में सबसे ज्यादा कोई चंट आदमी है ना, सबसे ज्यादा कोई बिगड़ा हुआ इंसान है ना, तो वह मेटरनिक ही है, समझ गए। ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था लेकिन पूरे यूरोप को बर्बाद करके रख दिया था एकदम, समझ गए ना। यह इतना खराब आदमी था कि इसके बारे में जब हम आपको बताएंगे ना तो आपको लगेगा कि ना कि सामने आ जाए तो इसको गोली मार देते हैं, समझ गए। इतना खराब आदमी था मेटरनिक, यानी कि एकदम जनता को देखना नहीं चाहता था, देखना तक नहीं चाहता था फ्रांस को और जनता को, समझ गए ना। तो क्या हुआ जी, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक जो था वो वह क्या कर दिया, एक संधि रखा। अब जब संधि रख दिया तो संधि के तहत कहा गया कि देखिए भाई नेपोलियन के द्वारा किया गया जो भी सुधार का कार्य है उसको खत्म करिए। तो यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वियना की संधि का उद्देश्य क्या था, समझ गए ना। परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक, पहले भी पूछा जा चुका है कि वियना की संधि का लक्ष्य क्या था या फिर वियना की संधि का उद्देश्य क्या था। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि वियना सम्मेलन का क्या लक्ष्य था या फिर क्या उद्देश्य था। तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने सारे भी सुधार के कार्य हैं सबको खत्म कर दिया जाए। तो हम लोग लिखेंगे वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीतिक में लाए गए परिवर्तन को समाप्त करना। यानी कि वियना संधि का उद्देश्य ही था कि नेपोलियन के द्वारा जो भी यूरोप में राजनीतिक सुधार किया गया है या फिर कोई भी सुधार कार्य किया गया है तो उसको क्या कर देना, समाप्त कर देना और पुरानी व्यवस्था को लागू कर देना। जैसे लुई 16वां के शासनकाल में था ना, वो वैसे ही पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहता था, ठीक है ना। सर जो आप पढ़ाते हैं उसको लिखेंगे भी ना, अगर लिखते हैं तो आपको ज्यादा याद होगा, कोई भी चीज लिखने से ज्यादा याद होता है, तो हम तो कहेंगे कि आप लोग लिखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ गए। तो वियना सम्मेलन का उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा यूरोप की राजनीति में लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना और पुरानी व्यवस्था को लागू करना, जैसे व्यवस्था पुराना था ना उसी व्यवस्था को लागू कर देना था। 1789 से 1815 तक जो भी घटना घटा, यानी कि 1789 ईस्वी फ्रांस की क्रांति और 1815 ईस्वी यानी कि नेपोलियन जब बंदी बनाया गया, नेपोलियन जब वाटरलू के युद्ध में हारा, तो इस बीच में जो भी सुधार के कार्य किया गया, जो भी घटना घटा उसे दोहराया न जाए, इसलिए वियना की संधि रखा गया, समझ गए ना। इसलिए वियना की संधि रखा गया ताकि नेपोलियन के द्वारा जो घटना घटा है, नेपोलियन के द्वारा जो सुधार कार्य किया गया है उसे क्या किया जाए, दोहराया न जाए। और नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया है, जैसे नेपोलियन क्या था, नुक्कड़ नाटक करवाता था, जगह जगह पर खेल तमाशा करके ड्रामा करके लोगों को जागरूक करने का काम करता था, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। तो उसके द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए थे, जो भी विकास के आंदोलन चलाए गए थे ना, सबको रोकना ही, सबको दबा देना ही क्या था,
वियना सम्मेलन का उद्देश्य था। ठीक है, तो नेपोलियन के द्वारा जो भी विकास का आंदोलन चलाया गया उसे दबा दिया जाए और कहा गया कि यूरोप में जैसी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ लीजिए मेटरनिख कैसा व्यक्ति था, आप सोच करके आप लोग देख लीजिए। कोई भी राजा रहता है वह सोचता है कि हमारा देश विकास करे, हम आगे बढ़े, लेकिन यह मेटरनिख कैसा इंसान था, वो क्या कह रहा था कि यूरोप में जैसी स्थिति है वैसे ने छोड़ दो, जिस हालत में हो ना उसी हालत में रहो, यहां से तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ गए? तब ना हम आपको बोले कि मेटरनिख का कहनाम ही था कि शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। समझ गए? शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई बिल्कुल मत करो। तो नेपोलियन के बाद वियना संधि रखा गया और वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सभी कार्यों को क्या कर देना, खत्म कर देना, दबा देना, समाप्त कर देना। तो बताइए वियना संधि के बारे में समझ में आया? वियना संधि के द्वारा, हाँ, वियना संधि का क्या उद्देश्य था यह समझ में आया? जल्दी से बताइए वियना संधि क्या है, वियना संधि का उद्देश्य क्या है? क्या आप लोगों को यह समझ में आया? यस और नो जल्दी से बता दो बच्चों, जल्दी से आप लोग यस सर कमेंट कर दीजिए। चलिए यस सर समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। वियना सम्मेलन समझ में आ गया ना? जो वियना सम्मेलन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाह क्या बात है, सारे बच्चों को समझ में आ गया। चलिए